नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और बिहार के चुनाव बिल्कुल करीब हैं और एक फेज का पोलिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की पोलिंग होनी है। तो बहुत सारी अटकलें हैं वहां पे कि बिहार के चुनाव में क्या परिणाम आएंगे और उसका मार्केट पे क्या असर होगा। ये कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो आज इसी सवाल को एड्रेस करने की हम कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, जो अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और सी वोटर के सीनियर फेलो हैं और बिहार के चप्पे चप्पे को घूम घूम के वहाँ की पल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्तिकेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या पल्स मिल रही है आपको, जिससे वो अंदाजा लगा सके। और क्योंकि मार्केट वाले हर चीज को बड़ी चिंता करते रहते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमें पहले समझाइए कि बिहार की क्या पल्स आपको समझ में आ रही है। थैंक यू सर। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपके दर्शक बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स और मार्केट से जो रिलेटेड है वो लोग हैं, कि सर बिहार की छवि जो दूर से है और आप बिहार जब आए तो बहुत फर्क है। बिहार बहुत ही सुंदर जगह है, बिहार के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बिहार का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आपको दूर से सुनने में लगता है। सड़कें हैं, प्रशासन है, अ, बिजली है, इंटरनेट है, सब है। मतलब वो जो हम्म, एक डिस्टोपियन इमेज दिमाग में रहती है, हाँ, ये बात सही है। आज भी बहुत से ऐसे तबके हैं जो शायद उस परिस्थिति में रह रहे हैं जहाँ पे शायद एक व्यक्ति को आज के ज़माने में नहीं रहना चाहिए, और मुझे लगता है हम्म, वो भी एक कड़वी सच्चाई है बिहार की। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग सर, बिहार के बारे में जो परसेप्शन है दिमाग में, उससे कहीं आगे निकल चुका है बिहार। हालाँकि हमें लगता है कि बिहार में पोटेंशियल इससे और 10-20 गुना आगे जाने का है, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो परसेप्शन है, उससे तो हम्म। काफ़ी आगे निकल चुका है। तो मैं शुरुआत इस बात से करूँगा। तो मतलब पल्स सर ऐसा है कि स्टीरियोटाइपिंग ज्यादा है कि लोगों ने एक ऐसी इमेज बना जी, रखी स्टीरियोटाइप की, कह रहे वो बिहार है, बहुत पिछड़ा होगा। लेकिन ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको काफी अंतर दिखेगा। ये डॉक्टर बत्रा ने वहां जाके ग्राउंड पे देखा। अब बताइए मुझे कि चुनाव का माहौल है, पल्स क्या पकड़ी आपने। जी। सर पल्स ये है कि देखिए, पॉलिटिकल बात करते हैं। देखिए सोशो एक एक तो है कि पॉलिसी लेवल पर बहुत काम होना बाकी है बिहार में। ये बात में कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको आप एक यूनिट में नहीं देख सकते। आपको बिहार को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बड़ा राज्य होता है, जैसे यूपी सिर्फ यूपी नहीं है, यूपी में पूर्वांचल है, यूपी में वेस्टर्न यूपी है, बुंदेलखंड है, वैसे ही बिहार में अपने 4-5 अलग इलाके हैं। हर इलाके की अपनी तासीर है, हर इलाके के अपने मुद्दे हैं। देयरफॉर हर इलाके के अपने एस्पिरेशंस और सोशल बनावट। तो अगर हम शुरू करें मिथिलांचल जैसे इलाके से, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, नॉट बिकॉज वहां के लोग टैलेंटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम है कि बाढ़ आ जाती है हर साल। और वहां पे जो कम्युनिटीज आप पाएंगे वो ज्यादातर ईबीसी कम्युनिटीज आप पाएंगे, ओबीसी ईबीसी। तो मिथिलांचल में जब आप जाएंगे सर, तो आप पाएंगे कि देखिए वहां पर एस्पिरेशन लेवल अभी सस्टेनेंस से ऊपर ज्यादा गया नहीं। तो इसीलिए वहां के लोग ज्यादा फॉरगिविंग है गवर्नमेंट को, कि अगर उन्होंने कुछ काम 10 साल पहले भी किया था, वो आज तक उसको शाबाशी मिल रही है। प्लस वेलफेयर स्कीम्स को शाबाशी मिल रही है। मिथिलांचल जैसे इलाके में जहां जेडीयू स्ट्रांग है, वहां एक प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट आपको दिखता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। ब्रॉडली बोल रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स अपवाद हैं। अगर आप यादव समाज से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं तेजस्वी। अगर आप कुछ युवाओं से पूछेंगे, नाराजगी है कुछ सीटों पर, चिराग पासवान को जेडीयू के वोटर नहीं वोट कर रहे, एक्सेट्रा। बट एक जनरल सेंस आपको मिथिलांचल में प्रो इनकम्बेंसी का मिलेगा। हालांकि कुछ, जैसा कि मैंने कहा, कुछ जैसे मल्लाह समाज है वो इस बार एनजीबी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है पुरुषों में, बट मोटा मोटी प्रो इनकम्बेंसी। अब चंपारण आइए, चंपारण, और मैं इसको इसमें जोड़ देता हूं नीचे मगध भोजपुर का इलाका, तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये ज्यादा समृद्ध इलाके हैं बिहार के। यहाँ पे आप पाएंगे डिबेट इज नॉट अबाउट सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेंस, इट इज अबाउट एस्पिरेशन। युवाओं में, युवाओं में खासकर, और खासकर युवा पुरुषों में। आप आज देखिए कि एमजी जो एनडीए के पूरे कैंपेन का बैकबोन है महिला वोटर। क्योंकि जो महिलाओं की डिलीवरी हुई है, चाहे वो मोदी जी के थ्रू हुई है, चाहे नीतीश जी के थ्रू हुई है, तो महिलाएं, खासकर जो ऑलरेडी एनडीए के फोल्ड में थी, ईबीसी, दलित, कुर्मी, कोयरी, अपर कास्ट, वो कहीं ना कहीं पूरे समर्थन में है एनडीए के।
लेकिन वहीं जब आप युवा पुरुषों से बात करते हैं, वो बहुत हताश है, निराश है, उनको नौकरियों की प्रॉब्लम है और व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है। बिहार इज क्राइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, इट इज क्राइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। लोग नहीं जाना चाहते बॉम्बे, लोग नहीं जाना चाहते चेन्नई, लोग नहीं जाना चाहते दिल्ली, कि अब जाएंगे, कमाएंगे, पैसा भेजेंगे और छठ के टाइम जानवरों की तरह उनको ट्रेन में भर के वापस आना पड़ेगा। मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, पर ये सच्चाई है। लोग यही काम करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं यही फैक्ट्रियां लगे, लोग चाहते हैं यही उद्योग लगे, लोग चाहते हैं यही ऑफिसेज लगे। तो ये सेंटिमेंट आप ज्यादा पाएंगे चंपारण में, मगध भोजपुर में, यहाँ के युवा पुरुष। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो ऊपर उम्र की महिलाएं हैं, वो क्योंकि उन्होंने लालू राज देखा है, वो नीतीश जी से खुश हैं। जो युवा महिलाएं हैं, उनको उनकी दादी और नानी ने बताया कि देखिए लालू राज में अच्छा नहीं था। दूसरी बात, उनको भी नीतीश कुमार जी ने पैदा होते ही उनकी जो स्कीम्स चालू हो गई, भाई उनको स्कूल में साइकिल मिली, उनको स्कॉलरशिप मिली। तो महिलाओं का जो वोट बैंक है अक्रॉस कास्ट, एक्सेप्ट अगर आप मुस्लिम और यादव महिलाएं छोड़ दें, जिनमें भी मुझे लगता है कि टूट हो सकती है, तो महिलाएं एनडीए का बैकबोन, महागठबंधन का बैकबोन है बदलाव का सेंटिमेंट, और वो खासकर आप युवा पुरुषों में पाएंगे। एक तो एमवाई है, एमवाई तो है ही इनका महागठबंधन का, लेकिन बाकी जो समुदाय है वहां पे ये युवा पुरुष को तोड़ रहे हैं। यहां एंट्री होती है प्रशांत किशोर की, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सपना बनकर आए बिहार में, लेकिन नींद खुलने से पहले ही सपना खत्म हो गया। वो सपना नींद से नहीं टूटा, वो सपना पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही अगर आप देखें वो फिजल आउट हो गया कैंपेन। तो फील्ड पे हम ये पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर वाज एन एजेंट ऑफ चेंज अमंग्स द यूथ, लेकिन उसमें ये है वो ज्यादा डैमेज एनडीए का कर रहे थे, वो ज्यादा वोट वो ले रहे थे यूथ का जो अदरवाइज एनडीए को जाता, कुछ आरजेडी का भी, लेकिन ज्यादा एनडीए का। और ये वो एनडीए वोट भी ज्यादा नहीं है नीरज जी, जो अगर पीके को नहीं तो तेजस्वी को जाता, वो भी नहीं है। ये वो वोट है जो कहता है हम पीके को जाएंगे, अगर पीके ना होते तो हम एनडीए में वापस चले जाते। ये वो ट्रांसफरेबल वाला वोट नहीं है। जो नाराज युवा पुरुष है, जो एक्चुअल में स्विच हो रहा है तेजस्वी को, वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो पीके वाला वोट है वो ज्यादा वो है जो तेजस्वी को नहीं जा रहा था, वो एनडीए को जाता। उसका एक तबका अभी भी जाएगा। आप एक बात से काफी सरप्राइज होंगे आपके दर्शक कि एक्चुअली एनडीए में वीक लिंक जेडीयू नहीं है इस बार। नाराजगी ज्यादा बीजेपी और चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान बीजेपी की सीटों पर आप ज्यादा डिसकंटेंट पाएंगे। उसका एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जेडीयू जिन इलाकों में लड़ता है ना, वो क्योंकि पिछड़े हुए हैं तो उनका एस्पिरेशन इतना ज्यादा नहीं दिखा। ये दिखा कि सड़क तो यही बनवाए हैं, स्कूल तो यही बनवाए हैं, पहले तो कुछ नहीं था। तो अगर आपने 2017-18 में भी कुछ काम किया हो या 20 में भी, वो आज तक उसका रिवॉर्ड। और ये भी मानते हैं कि स्पीड 5 से 14-13 तक जो स्पीड थी काम की वो धीरे हुई है, लेकिन फिर भी सोशल कैपिटल इतनी है नीतीश कुमार की ईबीसी और दलित समाज में, वहां मुसहर समाज हो गया, ईबीसी समाज हो गया, कि वो हैप्पी है मिथिलांचल के लोग। मिथिलांचल में मैं बोल रहा हूँ सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, ये मैं इन इलाकों में गया था। चंपारण में आप जाएंगे तो चंपारण में महिलाएं तो वोट कर रही हैं इधर फॉर और अगेंस्ट, मतलब या उनका साफ है, हमें हमारे लिए जिसने किया, सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं, पूरा सेट ऑफ वेलफेयर, उसमें मोदी जी का राशन भी है, उसमें नीतीश जी की साइकिल भी है, उसमें नीतीश जी का 10,000 भी है। हमारे लिए जिसने किया हम उसको वोट देंगे। लेकिन पुरुष वो सोच रहे हैं और एंगल्स पे कि जाति, कैंडिडेट कैसा है, इसकी छवि कैसी है। तो महिलाओं का कैलकुलेशन बहुत लीनियर है, पुरुषों का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें भी युवा पुरुष का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जो थोड़ी उम्र दराज पुरुष है वो भी वापस इक्वेशंस पे जा रहे हैं, कास्ट इक्वेशंस पे या रिलेटेबिलिटी। बट युवा पुरुष का, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं है। आप देखिए उसको ऐसे समझिए, आप जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन बढ़ गई, जो महिलाएं हैं जीविका दीदी में 10,000 रुपए मिल गए, जो थोड़े से उम्र दराज आदमी है चलिए उनका थोड़ा बिजली का बिल माफ हो गया, वो वैसे भी एस्पिरेशन अब हो खत्म हो गई उनकी, जो है वो है। युवा महिलाओं को तो वैसे ही मिल रहा है साइकिल, तो कौन बचा, युवा मेल बचे। तो जो युवा पुरुष हैं वो ठगा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं।
ओके। अच्छा, महिलाएं हमेशा से बहुत फोकस्ड होती हैं हमारे मार्केट में भी। नहीं नहीं, सीरियसली, जिन महिलाओं ने गोल्ड में निवेश किया था आज वो बिल्कुल खुश है कि उनका रिटर्न इक्विटी से ज्यादा निकल के आया है। तो महिलाओं का फोकस हमेशा से बहुत क्लियर होता है कि सीधे ट्रांजैक्शन जहां हो रहा है वहां करो, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। अब मुझे अब ये बताइए कि जैसे हम लोग मार्केट की भाषा में समझते हैं कि देखिए आजकल वोटर ट्रांजैक्शनल है, उसको क्या मिला ये बताओ आप। तो एक तरफ 10,000 रुपए वाला और दूसरी तरफ वो सरकारी नौकरी देंगे, तो जिसको आप लोग शायद एक्स फैक्टर कहते होंगे, हम लोग क्या अल्फा जनरेशन वाली बात करते अल्फा हैं कि कहते हैं, अल्फा कहाँ बीटा से के ऊपर जनरेट होगा। अल्फा। तो दोनों पार्ट, दोनों ग्रुप में समझ लीजिए आप, अल्फा कहाँ से जनरेट हो रहा है। ये 10,000 रुपए वाला ने बिल्कुल खेल कर दिया और उधर वाला कुछ नहीं काम कर पाया, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, दोनों में टक्कर है। मैं बोल रहा हूँ ये 5 रीजन्स का चुनाव होगा। ओके। ये सिर्फ बिहार का नहीं, हर रीजन, मैंने आपको कहा ना, हर रीजन के डायनामिक अलग है। मिथिलांचल में 10,000 रुपए सुपर हिट है। 10,000 नहीं, 10,000 नीरज जी, यही फर्क है, सिर्फ 10,000 नहीं। आप फील्ड पे जब आएंगे ना, लोग एक सांस में, जिनको 10,000 नहीं भी मिला है, तो या तो उनको 10,000 की उम्मीद है, या वो उससे खुश है कि उनको जो ऑलरेडी दिया गया है नीतीश द्वारा और मोदी की सरकार द्वारा। और एक सेंटिमेंट महिलाओं में बहुत है कि नमक का हक, नमक का, ओके। जिसका नमक खाए हैं। इसमें ना क्या है, ऑलरेडी एनडीए की महिलाएं कंसोलिडेट हो रही हैं इस नैरेटिव से, और उससे टर्नआउट पे असर पड़ता है। जो यादव मुस्लिम महिलाएं, शायद वो कुछ 2-4% इधर उधर हो जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन जो एनडीए की महिलाएं वो मोबिलाइज, लेकिन एनडीए के जो पुरुष हैं वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। अब कई आपके दर्शक बोलेंगे कि लेकिन महिला पुरुष तो एक तरफ वोट करते हैं। ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई थोड़ी ओल्ड एज में हो सकती है, या कुछ ऐसे परिवार जहां बहुत डोमिनेंस है मेल का। लेकिन जब आप सोशो इकोनॉमिक पिरामिड में नीचे आएंगे, तो महिलाएं, क्योंकि बाहर जाके काम करना पड़ता है उनको, तो उनकी एजेंसी बढ़ जाती है। वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, काफी ऑन एवरेज बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा सब। मैं कह रहा हूं कि अपर कास्ट के बनिस्पत हमें एकेडमिक लिटरेचर बताता है कि एक्चुअली लोअर कास्ट महिलाओं में ज्यादा डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप होते हैं बाहर जाके। तो उनका और पुरुष का वोट अलग जाना जा सकता है। पूरा 100% ये कभी नहीं होगा, ये 80% भी नहीं होगा, ये चाहे 20% हो, लेकिन ये ज्यादा होता है कंपेयर टू अपर कास्ट वेल ऑफ फैमिलीज। देखिए, करके या चलिए, तो जो दो कॉन्स्टिट्युएंसी हैं मोटे तौर पे, एक महिला वाली एक पुरुष वाली, तो महिला वाली कॉन्स्टिट्युएंसी को पहले एड्रेस करते हैं एक एक करके। महिलाओं में चारों रीजन को आप एक साथ मिला के हमें बताइएगा कि महिलाओं में क्या ऐसा भी आपको ट्रेंड देखने को मिला कि एक ही घर में महिलाएं अलग वोट करने की मन बना रही है और पुरुष अलग कर रहे होंगे। बिल्कुल ये हो दूसरा सकता है। जैसे क्वेश्चन इसमें जैसे ये है। जैसे 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 मल्लाह जो है, इस बार हाँ। महागठबंधन मुकेश सहनी को लेकर आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुकेश सहनी मल्लाह पुरुष का तो वोट ला पा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का वोट नहीं ला पा रहे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो महिलाओं का पूरा ग्रुप है उसमें यूथ महिलाएं, ये सवाल मैं यस, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यूथ महिलाएं जो पढ़ लिख रही हैं, कॉलेज में गई, भले उन्होंने साइकिल चलाई है नीतीश जी की दी हुई या उनका दिया हुआ लैपटॉप यूज कर रही हूँ, लेकिन अब वो जब कॉलेज में गई हैं तो उनको चाहिए अपॉर्चुनिटी, नौकरी। उनके जी एस्पिरेशंस के लिए उनको नौकरी चाहिए, बड़ा आगे पढ़ाई करनी है। उनका व्यू क्या है, वो कैसे सोच रही है? जी, बिल्कुल नीरज जी, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं एक जैसा सोच रही हैं। जैसे कुछ महिलाएं जो कॉलेज जा रही हैं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, वो बदलाव की बात कर सकती हैं। लेकिन जो गांव में महिला स्कूल से ग्रेजुएट हो रही है यंग, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके दर्शक मैस्लोज हायरार्की के बारे में जानते होंगे, क्योंकि सब ये यहाँ पे कंज्यूमर्स के बारे में बहुत समझते हैं लोग। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स। गांव की महिला को सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सब आता है। तो जब ये नैरेटिव आपके 2 जनरेशन से चला आ रहा है कि यादव राज में गड़बड़ थी, और नीतीश जी ने आपको दिया भी है और बचाया भी है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अर्बन पॉकेट्स में, कुछ ज्यादा विकसित पॉकेट्स में, अगर क्या महिलाएं जो थोड़े से सोशो इकोनॉमिकली अपवर्ड सेक्शन थे, जो कॉलेज ग्रेजुएट है, अगर कोई भूमिहार महिला, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे, कोई भूमिहार महिला से मिले, उन्होंने कहा नहीं बदलाव चाहिए, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो बिल्कुल वो वोट करेंगे तेजस्वी। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, वो प्रशांत किशोर को भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिहार इज प्रेडोमिनेंटली रूरल, तो गांव की स्थिति ये है कि खासकर जो ईबीसी, महादलित,
अपर कास्ट महिलाएं हैं, उनका तेजस्वी यादव से इतनी सेटिंग बैठ नहीं रही। राइट। अब एक जो और इसमें एक और सेगमेंट है, जो सबसे वृद्ध महिला है, वो इतनी असर्टिव नहीं रही अब। तो कुछ केसेस ओके। में जो उनके पति ने बोल दिया, जो उनके बेटे ने बोल दिया, वो करेंगे। तो अगर मान लीजिए बेटा कहता है तेजस्वी को देना है, चाहे हमारी जाति का वोट वैसे एनडीए को गिरता है, तो फिर वो महिला जाके दे आएगी। तो महिलाओं के वोट को भी आप 3 सेगमेंट्स में बांटिए, युवा, मिडिल एजेड एंड ओल्ड। तो युवा और मिडिल एजेड में आपको दिखेगा कि एक सेंटिमेंट है कि हमें एक तरफा ही जाना है, ये मैं एनडीए वोटर्स की बात। लेकिन जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनको आप धक्का मुक्की करके चलिए आप वही देना है वोट, वो फोर्स करके दिलवा सकते हैं। इस सेक्शन को आप नहीं दिलवा सकते। यहाँ ऑन एवरेज फिर से मैं कहूंगा, दर्शक ये ना सोचे कि मैं एब्सोल्यूट 100% टर्म्स में बोल रहा हूँ, नहीं, मैं ऑन एवरेज कह रहा हूं। ओके। ये हो गई। और और अगर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा चर्चा देखिए जेंडर पे आ गया, कास्ट की अभी हम एक बात भी शुरू नहीं करी। इस चुनाव को नीरज जी मैं बोल रहा हूं द एजीसी ऑफ बिहार, एज जेंडर कास्ट। ओके। सी मैं क्या बताऊं ना, कार्तिक, आप तो जो कि रिसर्च करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, मैं मानता ही नहीं कि बहुत ज्यादा अब आज के जमाने में जाति एक फैक्टर है। ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा, शायद मुझे नहीं लगता। इसलिए कि हमारा वोटर ट्रांजैक्शनल है, उसको क्या मिल रहा है, चाहे प्रॉमिस के लिए चाहे एक्चुअल में, वो उसको ज्यादा वे करता है बनिस्बत की सिर्फ कास्ट के नाम पे हम वोट डालें। हम, मुझे नहीं लगता कि लार्जली ऐसा होता है, कुछ पॉकेट्स में हो सकता है, कुछ जगहों पे होता हो। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और ये वैल्यू कर रहा है हर जगह पे। अगर इसी फॉर्मूले को हम, जो अभी हमने महिलाओं की बात की, अगर हम इसको पुरुषों पे ले आए, तो वहां पे जो युवा पुरुष है, उसके लिए बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जाना पड़ता है। वो क्या सोच रहा है? क्या उसको लग रहा है कि बिहार में नई अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी? नीरज जी, अब मैं आपके पहले पॉइंट को इससे जोड़ता हूं कि मैं कास्ट, आपने कहा कि लोग कास्ट पे वोट नहीं करते, थोड़ा संशोधन करते हैं इसमें। इसको ऐसे सोचिए, कास्ट एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है सिर्फ पुरुषों के लिए, एक इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्ट भी है। कास्ट डिफाइन करता है कि आप किस तरह के काम करते हैं। मल्लाह है वो तालाब का काम करेगा, भूमिहार है वो जमीन जुतवाएगा, यादव है वो बैल चराएगा। ये एक कुछ स्टैब्लिश नॉर्म्स चले आ रहे हैं ना। हालांकि उसके बाद कई लोग ब्रांच आउट हो गए, कई यादव आगे निकल के पुलिस में चले गए, कई मल्लाह आपको कई ऑफिसेज में मिलेंगे सी ग्रेड नौकरियां करते हुए, ग्रेड सी जो सरकारी नौकरी है। लेकिन कास्ट एक सोशल के साथ एक इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्ट भी है। तो मुझे एक्चुअली कास्ट का कॉन्स्ट्रक्ट उस ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तेजस्वी यादव अगर आएंगे सत्ता में, तो यादव लोग क्यों इतने उत्साहित है? कोई ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी यादव उनको घर पे बुलाकर रोज खाना खिलाएंगे। उनको करेक्ट। लगता है कि उनके समाज के लिए कुछ पॉजिटिव काम किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि तेजस्वी है इसलिए, नहीं, तेजस्वी करेगा इसलिए। अगर तेजस्वी ने वो नौकरियां नहीं दी होती उन 17 महीनों में, तो इतना क्रेज नहीं होता। ये तो आप जान लीजिए। मैं अभी जब जहां से होकर आया हूं, औरंगाबाद के इलाके से, वहां लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये पासवान और ईबीसी लोग हैं कि देखिए यहाँ हमारे गांव में 4 लोगों की टीचर की नौकरी लगी है, तेजस्वी ने दिलवाई। तो कास्ट एक रियलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कास्ट एक सोशल और एक इकोनॉमिक रियलिटी भी है, एक करेक्ट। नेटवर्क्स की रियलिटी है कि कोई हमारे लिए करेगा। अब आदमियों की हम बात करते हैं। एक और सच्चाई है कि आदमी ज्यादा, जिसे कहते हैं आपके बिजनेस में क्लाइंट फेसिंग, वो ज्यादा आउटवर्ड फेसिंग है। तो बाहर का जो माहौल है उसको ज्यादा उसको डील करना है उस चीज से। तो अगर उसको लग रहा है कि एक फला फला सत्ता में आने से यहाँ का जो एक कम्युनिटी का दबदबा बढ़ जाएगा, तो रोज मैं जब मार्केट में निकलूंगा मुझे डरना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब इंटरट्वाइंड है मुझे लगता है। और जो पुरुष का आपने कहा, अब इसको मैं आपके दूसरे सवाल को मैं लेता हूं। पुरुषों में ये है कि देखिए, युवा पुरुष जो लो एस्पिरेशन एरियाज हैं, जैसे मिथिलांचल, क्योंकि वहां पे एनी में इतना ट्रेजेडी रहता है फ्लड को लेके कि लोग एक सर्टेन लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी तक की बात करते हैं। वहां युवा, मिडिल एजेड सब
वो ट्रांजैक्शनल है, और ट्रांजैक्शनली शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल। राइट। ट्रांजैक्शनल सब होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शनल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल होते हैं। बात ये हो गई है, हमारी पॉलिटिक्स इंक्रीजिंगली शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल हो गई है। पहले हम वादे करते थे हम आपकी हवा साफ कर देंगे, सड़क बना देंगे, स्कूल बना देंगे। अब हम कहते हैं वो सब मत कराइए, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, अब आप पैसा ले लीजिए सीधा, शॉर्ट सीधा टर्म ले लीजिए। ट्रांजैक्शन। तो ये जो पुरुषों का वोटर है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल भी है, लेकिन इनमें लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शनल महिलाओं से ज्यादा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको व्यवसाय करना है, उनको नौकरी चाहिए। महिलाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके पास एक ऑप्शन है उस सोसाइटी में, मैं बोल रहा हूं। लेकिन पुरुषों के पास वो ऑप्शन नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन में बनना पड़ेगा, एस्पिरेशनल एरियाज में, खासकर चंपारण, भोजपुर, मगध, और उसमें भी खासकर युवा। वो देख रहा है आज से 10 साल आगे की, वो सिर्फ आज का नहीं देख रहा कि मुझे आज राशन मिल रहा है, वो अपने 10 साल आगे की चिंता कर रहा है। वही जो मिडिल एजेड आदमी है, उसका तो अब यूथ निकल गया, उसमें पेशेंस लेवल भी आ गया, उसने अब रिजाइन कर दिया कि यही मेरा फेट है, ऐसे ही चलेगा। तो अब क्या मुद्दा है मेरे लिए? अब मुद्दा ये है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, कल को मेरे घर में कोई इमरजेंसी हुई तो मेरा फोन उठाएगा, इनका व्यवहार कैसा है, ये बाहरी है या अंदर का कैंडिडेट है, मुझे ज्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा कोई शिकायत होगी तो। वो ऐसे मुद्दों पे सोच रहे हैं। और जो बहुत पुराने जनरेशन के हैं, वो सीधा कास्ट नेटवर्क पे आ रहे हैं कि हम लांटेने पे ही वोट देते आए हैं, फूले पे ही वोट देते आए हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो बस देते आए हैं। देते हैं। तो ये बड़ा सेगमेंटेशन इंटरेस्टिंग चीज है करके कि न्यूयॉर्क से लेकर के नीतीश कुमार तक और ममदानी से लेकर महाराष्ट्र तक ट्रांजैक्शन ही चल रहा है गुरु। अभी न्यूयॉर्क के मेयर भी और ट्रांजैक्शनल हमारे बेस। इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव्स। तो ट्रांजैक्शन जितना परफेक्ट होगा उतना अच्छा वो सारी चीजें होती रहेंगी। तो खैर ट्रांजैक्शनल तो है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब मुझे एक चीज बताइए कि तेजस्वी के उस जंगल राज को 20 साल हो गए, ये इमेज से वो बाहर क्यों नहीं आ पाए? क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और मुझे इसका जवाब सच में नहीं पता। क्या ये उनकी विफलता है? क्या ये उनके विपक्ष का जीनियस है? क्या लोग सही में इतने प्रताड़ित थे कि वो आज भी नहीं भूल पाए हैं? क्या लोग वोट देना चाहते हैं नीतीश को अदर कारणों से, लेकिन वो कारण ये बता देते हैं कि एक कंपैरिजन है उनके सामने ना, कि वो था वो और ये है ये। और खासकर ये प्रॉब्लम आपको मिडिल एजेड और ओल्ड जनरेशन में ज्यादा मिलेगी। मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये ओपिनियन। और खासकर उन इलाकों में जहां समृद्धि कम है, और खासकर उन तबकों में जो कमजोर है। तो ये साइकोलॉजी है एक, बट इससे ये निकल नहीं पाए हैं अभी तक पूरा। लेकिन इस बार एक चीज हुई है नीरज जी, कैंडिडेट अच्छे दिए हैं आरजेडी ने। उसके बनिस्बत मुझे लगता है कि बीजेपी की चूक हुई है कई कई सीटों पर। ये कई लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो बीजेपी का दिए टिकट हैं, वितरण अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अच्छा नहीं, और लेकिन आरजेडी का टिकट वितरण बेटर हमें लगा जमीन पर। तो जैसे मैं सीमांचल और पॉलिटिक्स साउथ ना, बिहार तो नहीं जा पाया, तो ये पॉलिटिक्स ना परसेप्शन का खेल है। अगर अगर आज भी आरजेडी तेजस्वी उस फैमिली की ये इमेज बनी हुई है, तो ये नो डाउट उनकी विफलता। उनके एडवाइजर को सोचना चाहिए कि आप 20 साल बाद उस इमेज से नहीं निकल पा रहे हैं। पर नीरज जी, तो एक बात और है ना कि लोग एक चीज ये भी कहते हैं कि तेजस्वी थोड़ी बुरा है, उसके आसपास के लोग थोड़ी बुरे हैं। ये तो जमीन पर जो समाज है वो अग्रेसिव हो जाता है, लोग ये भी कहते हैं। ये ईबीसी कहते हैं कि तेजस्वी में चाहे ना बुराई हो, लेकिन हम इस समाज से कैसे डील करें। तो हमारे जिस होटल में हम रह रहे हैं, एक हमें युवा मिले जो काम कर रहे हैं यहाँ पे औरंगाबाद से, तो वो स्वयं ईबीसी है। वो हमें कहते हैं, सर जब जैसे जैसे यादव पढ़ा लिखा हो जाएगा ना, ये इमेज कम हो जाएगी। तो उसका ये कहना है कि आज से 10 साल बाद जब यादव कम अग्रेसिव हो जाएंगे हमारे साथ, शायद तेजस्वी का चांस तब बन जाएगा, तब हम भी उसको वोट देंगे। करेक्ट। तो अच्छा पॉलिटिक्स एक हमें, चीज ये बताओ कार्तिकेय, आपने जो कि इतना अध्ययन किया और बहुत सारे चुनाव का आप अध्ययन करते रहते हैं, नीतीश कुमार की बात मैं कर रहा हूँ,
पता नहीं उन्होंने ये इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनल किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताओ, उन्होंने जब से ये महिलाओं वाला कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया, तो क्या उनके दिमाग में ये स्ट्रेटजी रही होगी कि बिहार के ज्यादातर प्रोडक्टिव एज के लोग बाहर चले जाते हैं, हम्म। ज्यादातर पलायन हो जाता है तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, कुछ करने के लिए, और रह जाती हैं महिलाएं। तो महिलाओं की संख्या वहां ज्यादा है और वो परेशान भी रहती है और उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन चाहिए, तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया और उनके लिए बहुत सारी स्कीम बनाई। तो अब मुझे ये बताओ, आपकी स्टडी क्या कहती है, ये इंटेंशनल उनका एक प्लान था या उन्होंने किया और बाई चांस हो गया? क्योंकि ये किसी ने शायद अब तक इस पे स्टडी नहीं की तो कि शायद महिलाओं को कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने क्यों पकड़ी, जब उनको पता था कि क्यों, मैं सब पुरुष ये, बाहर हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका नीरज जी सिंपल मेरे हिसाब से जवाब है। मुझे नहीं हम्म, लगता कि 20 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इसका रीजन बहुत सिंपल है। हाँ, नीतीश कुमार जी का जातिगत बेस है 2.5%। हाँ, उसमें आप कोयरी जोड़ दो तो 6.5-7%। हाँ, 7% का व्यक्ति कैसे सत्ता में बना रहे, आप बताइए। राइट। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया? अब मैं इसमें एक और स्टोरी जोड़ूंगा आगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओबीसी में से यादव निकाल के ईबीसी बना दिया, यादव, कुर्मी, कोयरी और बनिया। हम्म, उन्होंने दलित में से, उन्होंने कहा चलिए यादव वैसे भी नहीं मिलता, जहां लीडर है मिल जाता है, कुर्मी तो मैं खुद हूं, कोयरी भी मैं आधा खुद हूं, हम्म, ईबीसी बना दिया और ईबीसी के चैंपियन बन गए। दलित में से उन्होंने कहा पासवान को हटाओ, महादलित बना दो। पासवान थे रामविलास पासवान जी के, तो महादलित बच गए, उनको हम पैम्पर करेंगे। हम्म, और फिर उन्होंने तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी महिला की, करेक्ट। कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कास्ट एग्नोस्टिक है, ये जेंडर है। हम्म, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन जब बना, तो आज हम्म, वो 20 साल तक अभी तक है। वो मतलब उनकी इनडिस्पेंसेबिलिटी आप इस बात से गेज करिए कि बीजेपी आज तक उन्हें डंप नहीं कर पाई। करेक्ट। बीजेपी जैसी पार्टी जो कि इतनी कट थ्रोट मानी जाती है कि जैसे ही काम निकला वो छोड़ देती है, चाहे अपने ही नेता क्यों ना। हम्म, और अब इसमें मैं एक चीज जोड़ता हूं। हम्म, 2017 में 14 में जो यूपी का सक्सेस हुआ बीजेपी का, तो लोगों हम्म, ने कहा सोशल इंजीनियरिंग जबरदस्त थी, नॉन जाटव दलित, नॉन यादव ओबीसी और महिला। तो हम्म, सर मेरा ये कहना है, नीतीश कुमार जी ने जो गाइड लिखी थी, हम्म, उस गाइड को बीजेपी ने यूपी में एग्जीक्यूट किया। राइट। और नीतीश कुमार का महिला आउटरीच मुसलमान महिलाओं तक भी पहुंचा, यादव महिलाओं तक भी पहुंचा। और हम्म, एक समय तो वो पसमानदा मुसलमान को भी अलग से डील करते थे। हम्म, तो उन्होंने वो सारे डोमिनेंट चंक्स हटा के नॉन डोमिनेंट, चाहे वो बाय कास्ट हो चाहे वो बाय जेंडर हो, उन्होंने बाय जेंडर बाय कास्ट नॉन डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी तरफ खींचा और उन्हें पैम्पर किया। आज नीतीश कुमार महिला महिला समुदाय के अनसेट गार्जियन है बिहार में। हम्म, एग्रीड। मतलब जिसने भी ये सोचा होगा ना, उसको हेड्स ऑफ यार, बहुत सॉलिड स्ट्रेटजी थी। अगर सोचा है तो कमाल की स्ट्रेटजी सोची, जो मतलब 20 साल से चल रही है और कोई उसमें डेंट लगाने की हिम्मत भी और नहीं कर पा यशवंत रहा। यशवंत भाई देशमुख का तो ये कहना है हमारे कि हाँ, नीतीश कुमार इज अनलाइक शिवराज सिंह चौहान एंड शिंदे एंड हेमंत सोरेन, बिकॉज उन तीन मुख्यमंत्रियों ने चुनाव से जस्ट पहले सोचा महिलाओं के बारे में। नीतीश हाँ, कुमार लॉन्ग टर्म सोचते आ रहे थे कि हमें आगे ये नर्चर करना है अपने लिए। हम्म, तो क्या इस चुनाव, अगर ये एनडीए जीत जाती है चुनाव, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, मुझे लग रहा है बहुत हम्म, कांटे का मुकाबला है, सीट बाय सीट मुकाबला है, हम्म, बट अगर एनडीए जीत जाती है तो क्या ये एक मॉडल बनेगा अगले 20-25 साल के लिए और राज्यों में महिलाओं को नर्चर करने का एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखते बीजेपी हैं तो क्या कर होता है। रही है वैसे, बीजेपी तो कर रही। अच्छा, अब ये बताओ, दो पक्षों की हमने बात करी। जो महाशय प्रशांत किशोर जी थे, इन्होंने बहुत गजब का अपना प्रचार किया और पूरा एकदम सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे छा गए। तो क्या इन्होंने, भले ही अभी अब ऐसा लग रहा है इसे गिव अप कर दिया है, खुद चुनाव ही नहीं लड़े, वो आप हमें बताइएगा, क्या इन्होंने वो एक अलग जगह दी है क्या लोगों के अंदर कि यार थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो आप? ऐसा कुछ फील मिला आपको क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गुस्सा जगाया लेकिन फिर चले गए जब गुस्सा मटेरियलाइज करने की बारी आई, और खुद ना लड़ना वॉज अ साइन कि हम अब इतने सीरियस नहीं है। हम्म, और अंत में ऐसी जगह, बहुत जगह टिकटें ऐसी थी नीरज जी, हमने पता लगाया
जहां काम किसी और ने किया लेकिन टिकट किसी और को मिल गया। और इंटरेस्टिंग बात, जिसने काम किया 2-3 केसेस में वो एनडीए का वोट काटता, और जिसको टिकट मिला वो महागठबंधन का वोट काटेगा। ये आप अंडरलाइन कुछ और बता रहे हैं मुझे। कल्याणपुर सीट ईस्ट चंपारण एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आज हम देख कर आए हैं, मेरे ख्याल गो की सीट है, या उसके बाजू की सीट है, मुझे याद नहीं आ रहा, टिगारी, शायद टिगारी या गो में से कोई एक सीट है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे जहां मिलना जिसको चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उसको मिला जो एमजीबी का वोट ज्यादा डेंट करेगा। तो अब मैं तो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आपको अपनी, बाकी अब करेक्ट जनता करेक्ट को करेक्ट। नहीं नहीं, समझदार। ये अचानक से प्रशांत किशोर का ठंडा पड़ जाना, चुनाव नहीं लड़ना, उनका ये देखिए, उनका सिंबल एनडीए को ज्यादा डेंट कर रहा था, लेकिन उनका कैंडिडेट कई जगहों पे ज्यादा महागठबंधन को तंग करेगा। नहीं तो ये तो अब ये हम लोग चुनाव के बाद की स्टोरीज है जिसको डिग आउट किया जाएगा कि प्रशांत ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और पिवट वही था जब उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर यार आप नहीं लड़ रहे हो तो फिर काहे के आप लिए ये हम देखिए आपको नीरज जी, जिताएं। वो बेसिकली तेजस्वी यादव का पूरा एजेंडा हाईजैक कर गए पहले 2-3 महीने चुनाव से। हम्म, फिर तेजस्वी यादव को वही बातें रिपीट करनी पड़ी हम्म, कहीं ना कहीं, जो वो 2020 में जो तेजस्वी यादव करे थे, हम जो कर चुके थे चुनाव से 4-5 महीना पहले, 3 महीना पहले। हम्म। बट फिर अंत में आते आते ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम पुल आउट कर गए। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर ये कहना कि देखिए, हमारी जिस सीट पर आपको जो भी लगे, अगर हमारा कैंडिडेट अच्छा ना लगे तो साफ सुथरे व्यक्ति को वोट दे दीजिए। तेजस्वी और नीतीश जी में मैं नीतीश जी को ज्यादा बेहतर मानता हूँ। ये तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि वोटर जागरूकता अभियान चला रहे थे वो चलिए, चुनाव वो अब लड़ने की। आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर है बहुत, आप ये सब कह सकते हैं। मैं नहीं तो नहीं, बस अपनी जब ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ जी। हाँ वो जी। जब आदमी इस तरह से करता ना, तो फिर वो आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आप सीरियस नहीं थे। पहले तो लग रहा था बहुत सीरियस है, लेकिन बाद में फिर हो सकता है कि अभी 10-20 सीटें आ जाए तो लोग अचानक से उनको फिर से जोश है, नहीं, वो तो क्या। 20 सीटें विल बी, 20 सीटें अगर प्रशांत किशोर जी की आती हैं, हाँ, तो मतलब आप उसको मान के चलिए कि ऐसा है कि लोकसभा में लैंडस्लाइड। कांग्रेस कांग्रेस की 200 सीटें आ गई। ओ तेरी इट इज एज माय इट इज गॉड, आप एज बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं प्रशांत 20 किशोर सीटें को। सर, 20 सीटें बहुत होती, क्योंकि वो नहीं, नो हर डाउट। सीट पर तो है भी नहीं ना वो। मिथिलांचल में उनका ट्रैक्शन बहुत कम है। उनका ट्रैक्शन चंपारण साइड में हमने देखा, उनका ट्रैक्शन हमने भोजपुर मगध साइड में देखा ओके। कुछ सीटों पर। लेकिन अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी बातचीत से मुझे लगा कि एज एनडीए का है, वो एज इसलिए है कि कोई बेहतर विकल्प नहीं है, या एक नेचुरल चॉइस है इनकी। इसको सर ऐसे कहते हैं, कुछ रीजन्स में एनडीए को साफ एज है, हम्म, कुछ में फाइट है, महागठबंधन अच्छा कर रहा है। हम्म, और जहां एनडीए को एज है वहां एक फैक्टर है महिला, और जहां महागठबंधन को एज है वहां फैक्टर है युवा, युवा पुरुष। तो वेरी ये बाय इंटरेस्टिंग। रीजन चुनाव होगा। मैं 2 रीजन नहीं जा पाया, सीमांचल और साउथ बिहार, पर ये 3 रीजन्स का मेरा मतलब समझ है मेरी। तो आपने एकदम ना परिपक्व मैच्योर सेफोलॉजिस्ट की तरह गाड़ी फंसा दी मेरी मैं कोई हमारे दर्शक व्यू ना तो बना सर, पाए। आपके शो के शुरू में आता है ना, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बिल्कुल। तो वो वही है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो हम 14 तारीख को देखेंगे। वो हम लोग 14 तारीख को देखेंगे। तो नेट नेट देखिए, बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के जो लोग देख रहे हैं, इस बातचीत को हमने काफी हद तक उसी तरफ जोड़ने की कोशिश की कि आप एक क्लियर कट व्यू समझ सकें। तो मार्केट, कार्तिक आप भी जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड पे रिएक्ट करता है, जो एक्सपेक्टेड है उस पर बहुत रिएक्शन नहीं होता है। तो मान लीजिए इसके 3 तरीके के परिणाम हो सकते हैं कि एक, एनडीए बहुत अच्छे बहुमत से आ जाए, महागठबंधन बहुमत से आ जाए, या कहीं बीच में गाड़ी फंस जाए तो कुछ इधर उधर होगा। लेकिन 2 सिनेरियो एक जैसे हैं जहां पे नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। नीतीश को कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, तो चलो मैं एनडीए मान लेता हूं कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है तो मार्केट इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल अभी भी थे, आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड आया कि महागठबंधन को बहुमत मिल गया, 130 सीटें मिल गई, तो मार्केट में एक बड़ा रिएक्शन हुआ, क्योंकि उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग काफी बड़ी होगी, नॉर्थ के एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के स्टेट में तो होगी।
और उसको फिर विपक्ष बढ़िया से कैश इन करेगा। तो जो लोग इसको इस लिहाज से देख रहे हैं कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, तो दो सिनेरियो में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्केट एक आध दिन थोड़ा सा जस्ट मनाएगा, उसके बाद ठंडा। लेकिन तीसरा सिनेरियो अगर प्ले आउट हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ दिन तक तो पक्का सीरियसली रहेंगे, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग काफी बड़ी होगी और फिर तरह तरह के नैरेटिव्स और ये सब बातें इसमें चलती हुई दिखेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और सर इस पे एक और ओवरऑल। है, सेंट्रल जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जेडीयू के 12-15 एमएलए के समर्थन से चल रही है एमपीस के, हाँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मुझे लगता है इस पूरी कैलकुलेशन में। ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर देखिए, वो एक सिनेरियो है कि मतलब सरकार भी नहीं बनी, नीतीश जी एकदम अलग थलग पड़ जाए, ना जोड़ तोड़ की घटना में कहीं कुछ दूसरी चीजें होने लगेंगी तो उसका रिप्रिकॉशंस होंगी। लेकिन अगर एनडीए गवर्नमेंट बनती, चाहे जोड़ तोड़ से चाहे क्लियर मेजोरिटी से, तो फिर मार्केट के लिए बिजनेस एज यूजुअल होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो पॉलिटिकल से अलग, ज्यादातर सोशल। ओवरऑल बिहार में जो आपने शुरू में एक स्टेटमेंट कहा कि तस्वीर वैसी नहीं जिससे स्टीरियोटाइप लोगों ने बना दी है, लेकिन विजिबल चेंजेस के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या कि इंडस्ट्री मार्केट के लोगों का वहां इंटरेस्ट होना चाहिए या होगा? बिल्कुल, युवा तरस रहा है वहां इंडस्ट्री के लिए। युवा तरस रहा है इंडस्ट्री के लिए और मुझे लगता है 2-3 चीजें। एक, कुछ और ऐसे गवर्नेंस गैप्स हैं जो भरने चाहिए, बिल्कुल भरने चाहिए। मुझे लगता है मैं जितना भी घूम रहा हूँ नीरज जी इस समय भारत में, ये जनरल बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है स्वच्छ भारत अभियान का जो स्लो डाउन होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए, क्योंकि आपको हर जगह गंदगी दिख रही है। वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत हिडन प्रॉब्लम है जो लोग बात नहीं कर रहे इस समय, गांव में भी और शहरों में भी। तो ये गवर्नेंस का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। और उन टोलों में जहां ईबीसी दलित वगैरह रहते हैं, वहां पक्के मकान, पीने का साफ पानी, ड्रेनेज सीवरेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कई गांव। ज्यादातर गांव में उन टोलों में जहां ईबीसी और महादलित रहते हैं, ये दिक्कतें हैं। तो ये एक तो ये फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा मुझे जो लगा कि बिहार मतलब इट इज यर्निंग फॉर चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बस मेरा ये उम्मीद है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, क्योंकि बिहार में एक चीज जो मुझे लगी, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो ऐसा लगा कि यहाँ पे पर्यावरण, हवा, ठीक है। पानी अच्छा है, नदियां और तालाब गंदे नहीं हुए हैं। तो ये अलग एक्सट्रीम है। तो बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कुछ हो सकता है उस तरह का, मुझे लगता है वो यूटोपिया है, ऐसा मुझे लगता है। आई होप आई एम रॉन्ग। काफी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हो। और अब तो ज्यादा आप समझदार हो गए तो करना ही चाहिए। एनवायरमेंट सर और लोकल सोशियोलॉजी को रख के ध्यान में, राइट। आप एब्सोल्युटली लोकल सोशियोलॉजी को शॉक नहीं दे सकते, आपको उसमें इंटीग्रेट होना पड़ेगा। एग्रीड, 100% एग्रीड। तो जो नॉर्थ के स्टेट है ना, मैं तो उनको एक ऐसा यूटोपिया टाइप का ही आइडिया देता हूँ, हर शो में मैं जरूर बोलता हूँ कि जितने अपने नॉर्थ के स्टेट है जहाँ पे अभी ये सब नहीं हो पा रहा, वहां पे एक मिनिस्टर बनाए जिसको ऑफिशिएट करें सीईओ के नाम से, जो उस मंत्रालय का, और उसका सिर्फ एक ही काम है कि आप इन्वेस्टमेंट लाइए, इंडस्ट्री लगवाइए, और साल में उसका अप्रेजल होना चाहिए। नीतीश जी उसका अप्रेजल करें कि तुम बताओ एक साल में तुमने क्या किया, कितनी इंडस्ट्री लाए, कितने जॉब क्रिएट कराए, कितने बिजनेसेस लगवाए। और अगर नहीं लगा पा रहे तो उनका अप्रेजल हटाओ, दूसरे को बनाओ। जब तक इतना फोकस्ड नहीं होगी कोई सरकार नॉर्थ की स्पेशली, तब तक आपके सामने समस्या हमेशा बनी रहेगी। और बिहार में तो मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो बिल्कुल जैसा ना लो हैंगिंग फ्रूट है, वहां नहीं हो पा रही बढ़िया बिल्कुल। से। तो जी, एक एक बात और मुझे जो लगा कि अगर इंडस्ट्री नहीं तो कम से कम एग्रीकल्चर ही और प्रोडक्टिव कर दिया जाए, एग्रीकल्चर यस। को ही मार्केट से अच्छे से जोड़ दिया जाए। फूड प्रोसेसिंग अगर आप वहां पे लिंकेज बना दें तो वहीं से एक वैल्यू चेन बननी शुरू हो जाती है। बिहार करेक्ट। इतना पुराना हमारा हेरिटेज साइट है। मैं मधुबनी गया, मैं मधुबनी से पेंटिंग और अपनी मम्मी के लिए कपड़े लेकर आया। उसका मार्केट लिंकेज आज अमेजोन की वजह से है। तो बिहार में कल्चरल पोटेंशियल है, आर्टिस्टिक पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल है।
चंपारण में हमने इतना बड़ा एक बुद्धिस्ट साइट देखा, तो क्या एक टूरिस्ट सर्किट नहीं बन सकता? बोध गया, चंपारण, और उसी में आप फिर सीतामढ़ी भी जोड़ दीजिए, उसी में मधुबनी जोड़ दीजिए, ये सब हो सकता है। मुझे तो लगता है इंक्रीजिंगली रूरल टूरिज्म की एक इंडस्ट्री बन सकती है, बिल्कुल। अगर आप सही तरीके से, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें जी, लोग शहर से बाहर फार्म्स में जाके रिट्रीट के नाम पे दिन बिताते हैं। बिहार एकदम परफेक्ट है उस तरह के एक सेटअप के लिए, बशर्ते ये सब चीजें पर्यावरण के साथ उसके खिलाफ ना हो, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही। तो मुझे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज लगी, मुझे टूरिज्म की, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की, मुझे तो लगा कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, और मार्केट लिंकेजेस अगर बना दी जाए, जो प्रोडक्शन वहां हो बिल्कुल। रही है उसकी, क्योंकि देखिए एक चीज अच्छी है, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जीविका दीदी वगैरह की वजह से एक नॉर्मेटिव चेंज आ चुका है। तो आप घरों में भी जाएंगे तो औरतें कुछ नहीं तो सिलाई मशीन में कपड़े तो ठीक कर रही हैं, कपड़े सिल रही हैं। करेक्ट। नहीं नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री जो वहां पे लग सकती है, जो कि वहां पे कॉम्पिटिटिव लेबर है, कॉम्पिटेंट लेबर भी है, वही बिहारी तो निकल के बाहर जाके अच्छा काम कर रहा है, तो काम आप कर रही वहां है। कर सकते हैं अगर बहुत फोकस नीतीश जी करें, और एक मंत्री का जिम्मेदारी यही हो कि कोई भी भैया तुम सरकार कहा आए नहीं, काम, कोई भी सरकार आए नहीं जी, कोई भी कोई भी सरकार सरकार। है, एनीबॉडी, हाँ, हाँ। इवन तेजस्वी की सरकार आती तो आप चैलेंज लेके करिए कि हम अगले 5 साल में आपको ये करके दिखाएंगे, इंडस्ट्री लाके और ये दिखाएंगे, क्यों नहीं सरकारी आएगी नौकरी इंडस्ट्री। का जो, सरकारी नौकरी का जो कैरेट है उसको थोड़ा अंडर प्ले करें, मतलब वो इट कांट बी बिल्कुल द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो लेट्स सी कि अगर ये शो सुन रहे होंगे, हमारी 2 सेंट उनको अच्छी लगे, तो मैं तो कहूंगा कि करना ही चाहिए। लेकिन अब हम लोग इंतजार करेंगे नतीजों के बाद क्या तस्वीर बनती है, उस पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिर एक बार और हम कार्तिक के साथ बैठेंगे, अगर जिसकी भी सरकार बनेगी तो हम लोग कुछ ऐसे इश्यूज पे बात करेंगे जो उनको करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों का एक काम होता है सरकार को बताना भी जनता की आवाज की, भाई जनता ये चाह रही है, आपको ये करना चाहिए। तो वो हम लोग 14 की बात करेंगे, देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। थैंक यू सो मच कार्तिकेय, और आप बहुत घूम रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं नेचुरल चीजों का, एकदम खेत खलिहान और गांव का, तो आनंद से आइए, और दिल्ली में थोड़ा सर्दी का मजा लीजिए, दिल्ली में थोड़ी सर्दी हो गई है। नहीं सर, दिल्ली माफ करें, आप एक शो आप करिए कैसे पर्यावरण का भट्टा बैठ गया है उत्तर भारत में, और कैसे राइट। किसी के कान में जू नहीं रेंगरी। आप बंबई में, अब हम बैंगलोर में रहते हैं, हम बहुत खुश हैं वहां पे, लेकिन उत्तर भारत को देखकर बहुत दुख होता है कि सरकार सुन भी नहीं रही है आज की तारीख में, बस इतना कहूंगा मैं। एग्जैक्टली, जबकि मतलब दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, स्टिल वहां पे काम नहीं हो रहा है क्लाइमेट को लेकर के। ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि हम सोच क्या रहे हैं। एनीवे, देखते हैं क्या क्या होता है। थैंक यू कार्के, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। दर्शकों को ये क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए कि बिहार की पल्स क्या है, वहाँ का युवा बिहार क्या सोच रहा है। थैंक यू सो मच। 14 के बाद हम लोग एक बार फिर से, थैंक यू सो मच।